रिकॉर्ड। तो देखिए, जहां बात होती है कमोडिटी वैल्यू की, आप लोगों के पास हाथ में सपोज एक 1 रुपये का कॉइन है, तो वो कॉइन एक मेटल का बना हुआ है और उस मेटल की कुछ ना कुछ कमोडिटी वैल्यू भी होगी। सपोज अगर आप तोल में उस मेटल को, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, वॉट एवर मेटल इट में बी, उस मेटल को अगर हम वेट करके और एज अ मेटल सेल करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और एज अ अमाउंट विच हैव बीन एंग्रेव्ड ओवर इट, उस पर 1 रुपी 10 रुपी जो भी लिखा है उसके हिसाब से हम सेल करें तो क्या उसकी वैल्यू होगी। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कम्युनिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्यों ऐसा है कि एंशियंट टाइम में जो कॉइन्स थे वो गोल्ड के थे, उसके बाद वो सिल्वर के हो गए, उसके बाद में अलॉय के आने लगे, अभी करंटली स्टील के कॉइन्स आ रहे हैं। स्टील के भी आप देखेंगे कि आज से 10-12 साल पहले जो 1 रुपी कॉइन चलता था वो थोड़े बड़े साइज का था, अभी जो 1 रुपी कॉइन आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। जो 5 रुपी कॉइन है वो पहले थोड़ा मोटा और बड़ा आता था, अभी जो आ रहा है वो गोल्डन कलर का है और बिल्कुल पतला सा कॉइन है, उसका वेट कम रखा है। क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज विद द पेसेज ऑफ टाइम उस अलॉय की, उस मेटल की जो कमोडिटी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जब कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे 5 रुपी का कॉइन यूज ना करके, उन्हें पता है कि हम इसको अगर गला के बेचेंगे तो उससे 5 रुपए से ज्यादा मिलेंगे, तो वो उसको फिर एज अ मनी यूज नहीं करते हैं, उसको एज अ कमोडिटी यूज करने लग जाते हैं। सो हमेशा जो गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश ये करती है दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ मनी शुड बी मोर देन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मनी वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट। अब पेपर नोट की जहां बात करें तो सपोज अगर 500 रुपीज का पेपर नोट है, करेंसी नोट है आपके हाथ में, उस करेंसी नोट की एज अ पेपर क्या वैल्यू है? पेपर तो वो शायद 1 रुपए भी नहीं देगा उसका कोई। ठीक है, रद्दी अगर आप खरीदने जाओगे तो 10-12 रुपए किलो की रेट है रद्दी की, बाकी तो उसके कौन पैसे देना है। ठीक है, पहले 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे पहले जो 500 रुपए का नोट चलता था, अगर अभी किसी के घर में पड़ा हुआ रह गया गलती से छुपा छुपाया और निकल के आ जाए अभी 1000 का या 500 का पुराना वाला, तो उसकी मनी वैल्यू क्या होगी? जीरो। उसके तो कोई मनी वैल्यू भी नहीं है अब तो, क्योंकि उस पे से गवर्नमेंट ने अपनी अंडरटेकिंग रिमूव कर लिया। ठीक है, तो ये बात हो रही है मनी वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर नोट। Commodity value of money refers to value of the thing the money is made of. For example, coins are made of gold, silver refers to the market value of gold and silver contained in the coin. ठीक है, आई होप ये तो सिंपल सा है तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में हमारे पास में है सबसे पहला तो फुल बॉडीड मनी, फिर है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, फिर है क्रेडिट मनी। ठीक है, तो इनका सबका हमें मीनिंग समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय फुल बॉडीड मनी, व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ठीक है, तो सबसे पहला फुल बॉडीड मनी, इट रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। इट रिफर, वैसे इसके नेम से पता चल रहा है फुल बॉडीड। ठीक है, इट रिफर्स टू money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value। तो जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होगी या इक्वल जैसी होगी तो उसे हम कह सकते हैं फुल बॉडीड मनी। ठीक है, एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे कि कम्युनिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल किस समय? बिकॉज विद द पेसेज ऑफ टाइम द कम्युनिटी वैल्यू विल गेट चेंज, but the commodity value and money value should be equal at the time when these were issued। जब इशू किया था उस समय इक्वल हो। एग्जाम्पल, अ रूपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर। हो सकता है आप लोगों के घर में भी अभी रखे होंगे एक दो कॉइन्स ब्रिटिश पीरियड के, तो वो 1 रुपए का कॉइन भी सिल्वर का होता था, एंड प्रेजेंटली इट इज ऑफ स्टील। आने वाले टाइम में तो क्या होगा पता नहीं, जब स्टील भी उससे महंगा अगर हो जाएगा तो। ठीक है, सो द फुल बॉडीड मनी मीन्स द सिचुएशन वेयर commodity value is equal to the money value as and when these were issued। ठीक है, क्लियर है? सेकंड देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी।
which are not having the money value equals to the commodity value, but they are representative in nature. It refers to paper notes, paper currency notes, what we use on a daily basis. It refers to paper notes as representative of full bodied money. Such paper notes are in fact like a receipt issued by the government. क्या होते हैं पेपर नोट्स? These paper notes are like a receipt issued by the government. उस पे यही तो लिखा रहता है that I promise to pay the bearer. So who is making a promise? The governor of central bank, the governor of RBI is making a promise and on behalf of government. For full bodied coins, of course, paper as such has no market value. Obviously उस पेपर की तो क्या वैल्यू होनी है, बट उसके ऊपर जो लिखा है उसके बेसिस पे हम उसको फुल बॉडी मानते हैं. So these are the representative of the full bodied money. These are not have the money value equal to the commodity value, but these are sorry, these are just the representative of the full bodied money. ठीक है. Then आता है आपके पास में point number 3 in the classification of money known as credit money. Let us see what is given here. It refers to that money of which money value is more than commodity value. This is done by limiting the quantity of material by presenting the free and unlimited transformation of commodity into money. तो जहां पे मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फुल बॉडीड मनी. जहां पे कमोडिटी वैल्यू यहां लिखा हुआ भी है, वेयर द मनी वैल्यू इज where the money value is more than the commodity value, तो वहां पे हम बोलेंगे क्रेडिट मनी. And the situation where the money is just a representative, or the paper notes which are representative of the full bodied money are called the representative full bodied money. ठीक है. कौन बताएगा मुझे ये क्रेडिट मनी का कोई एक आधा एग्जांपल? ब्यूटीफुल. साइलेंस. सर क्रेडिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, सर चेक, जी. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो भी ले लेंगे आप, और बैंक ड्राफ्ट वो भी ले लेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. ये कलर इसका ऐसे कैसा आ गया? ओके, प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ इसलिए कलर थोड़ा डार्क है. चलिए कोई बात. कहाँ गया इस कर्सर? आप लोगों को नजर आ रहा है? रीडेबल है? यस सर. इसका ऐसा कलर है कि कर्सर तक नजर नहीं आ रहा. खैर, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी. वैसे तो हमने 4 फंक्शंस ऑफ मनी पढ़े थे, द फंक्शंस दैट अ मनी परफॉर्म, उसके हिसाब से. बट फिर भी यहाँ पे जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसे हम प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. प्राइमरी और द मेन फंक्शंस. इसमें कितने हैं आपके? सबसे पहला मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो 4 फंक्शंस हमने पहले पढ़े थे ना, यहाँ पे भी आने तो वही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नए आने हैं, लेकिन उनको हम कैटेगराइज कर देंगे प्राइमरी फंक्शन में और सेकेंडरी फंक्शन में. तो सबसे पहला आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एन important function of money. Medium of exchange function of money implies that money is generally acceptable by the people. They can buy goods and services using money. Use of money as a medium of exchange has removed the major difficulty of double coincidence of wants in the barter system. Barter system में जो double coincidence of want था, वो problem था एक, वो एक difficult situation थी कि मुझे जिस समय कोई चीज चाहिए उसी समय सामने वाले को भी ऐसी कोई चीज चाहिए होनी चाहिए जो मेरे पास है. I must be in the need of a thing which is available on the other person.
available with the other person. So these are called the double coincidence of want, जो बहुत मुश्किल हो जाता है. In that situation, we make use of money as the medium of exchange, which is generally acceptable by all the people without any hesitation. So this is the main primary important function of money. Thus money offers economic freedom to the people. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, इसका भी मीनिंग तो आप समझते ही हैं. यानी कि कोई भी आर्टिकल है, कोई भी सर्विस है, कोई भी एसेट है, उन सब के लिए एक कॉमन मेजरमेंट हमें मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी. वी कैन मेजर ईच एंड एवरी आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये हो जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. जैसे किसी भी सॉलिड को हम किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड को हम लीटर्स में मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हमें किसी भी आइटम को जब मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है तो मॉनेटरी वैल्यू उसकी मनी फॉर्म में हम बना लें तो इजी हो जाता है. इवन अकाउंटिंग के लिए तो यू कैन से बैकबोन यही रहता है. विदाउट कन्वर्टिंग एन आइटम इनटू मॉनेटरी टर्म्स वी कैन नॉट अंडरगो विद द अकाउंटिंग ऑफ सच थिंग्स. तो ये सेकंड इसका आता है. मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स हर आइटम को वैल्यू कर सकते हैं मनी टर्म्स में. In terms of unit of account, unit of account means that the value of each good and service is measured in terms of monetary unit. Each service and good. Money measures the value of everything, or the prices of all the goods and services can be expressed in terms of money. Money is a useful measuring rod. ये अच्छा sentence है. Money is a useful measuring rod. Money को हम as a मेजरिंग रॉड समझ सकते हैं. मनी इज अ यूजफुल मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू ओनली इफ द वैल्यू ऑफ मनी इटसेल्फ रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, ये तो एक जरूर है. मनी की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है. फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं. तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक अजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं दैट द मनी वैल्यू, the value of money itself should remain constant, then it can be used as the measure of as a measuring rod for the other articles to measure. ठीक है. अब आते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस. टोटल 4 जो थे उस 4 को ही हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो प्राइमरी में तो सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू. सेकेंडरी में एक आ जाता है आपके पास मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट्स. फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हम इसे एज ए स्टैंडर्डाइज्ड यूज कर सकते हैं. डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स which are made sometimes in future. Payment of loans also refers to the deferred payments. तो पेमेंट का, लोन का रीपेमेंट, वो भी तो डेफर्ड पेमेंट का ही एग्जांपल है. आज अगर आपने बैंक से लोन लिया 5 इयर्स बाद आप उसको रीपे करते हैं तो वो भी आपका डेफर्ड पेमेंट का ही एग्जांपल है. मनी हैज रेंडर्ड deferred payments or transactions relating to loans much easier than before. Money performs this function most efficiently because its price remains relatively stable. मनी की जो प्राइस है वो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होती है. It has a merit of general acceptability. चाहे छोटा होगा, बड़ा, बच्चा या बिजनेसमैन, नॉन बिजनेसमैन, मनी तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा. It is more durable. खराब नहीं होगा ऑब्वियसली. इसको मनी को स्टोर करने के लिए आपको कहीं कोई रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. मनी हैज स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? आप ही लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा. जल्दी से आंसर बताओ, ये कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कैपिटल फॉर्मेशन कुछ सुना सुना सा वर्ड लग रहा है. जल्दी से है. Sir, Investment. increase in net assets. इंक्रीज इन नेट एसेट्स. ठीक है. और शिल्पा ने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और ये बाकी दोनों पूजा एंड तन्वी लाइन छोड़ के चले गए क्या? पूजा, No, sir.
तो फिर आपको याद नहीं आ रहा, एनआईए में नहीं पढ़ा था अपन ने? स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? दैट कैपिटल is a stock concept but investment, that is capital formation, investment is a flow concept. पढ़ाया था, याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, खैर आर्यन आपने जो आंसर किया वो भी बिल्कुल सही है, दैट इज नेट एडिशन टू एसेट्स। सुरेश जी क्लास में हूँ, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये पेज ऐसा है, इस पर कर्सर ही नजर नहीं आ रहा है। अब दिखा कुछ। ओके, एक पेज एडिशनल आ गया इसमें आपके, फिर तो हाँ, तो उसको इग्नोर कर देना। और ये सेकेंडरी फंक्शन में लास्ट आपका आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी एक्ट्स ऑल्सो एज स्टोर ऑफ वैल्यू। इंडिविजुअल्स ट्राई टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर देयर फ्यूचर नीड्स. This is called the store of value. Savings in terms of money are much more secured than those in terms of goods. This is called the asset function of money. ये अच्छा important word है, इसको याद रखना। अगर पूछ लिया जाए which is the asset function of, or what do you mean by asset function of money? So asset function of money means the money acts as a store value, store of value. यानी मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, और इवन स्टोर करने से उसकी हमें वैल्यू भी मिलती है। अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट करके रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी रिसीव होता है, तो ये आ जाता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। तो पहला था प्राइमरी फंक्शन, दूसरे कैटेगरी था सेकेंडरी फंक्शन। इसी सीक्वेंस में थर्ड आ जाता है आपका कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट का मीनिंग तो जानते ही हैं आप लोग सब, अनसर्टेन, ठीक है। तो कंटिंजेंट फंक्शन में क्या है आपके पास में, सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो इस चैप्टर का मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी टॉपिक है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी नहीं होगा तो क्रेडिट क्रिएशन वाला प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट वाज नॉट पॉसिबल टिल मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड. पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिपॉजिट्स. बैंक के पास में जो डिपॉजिट आते हैं, ऑब्वियसली बैंक उसे अपने ड्रॉवर में सेव नहीं रखती है, उसको क्या करती है, वो उसमें से दूसरे जनरल पब्लिक को लोन ग्रांट कर देती है, और फर्म्स को लोन ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट फर्म्स आर द नेट बोरोवर्स एंड द हाउसहोल्ड्स आर द नेट सेवर्स. सो वो लोन ग्रांट कर देते हैं। अब लोन कितना ग्रांट किया जाता है, कैसे ग्रांट किया जाता है? क्या मैंने अगर 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो पूरा 1 लाख रुपीज एक ही पर्सन को दे दिया जाएगा? क्या बैंक के पास में जो रियल डिपॉजिट्स हैं उतने ही क्रेडिट डिपॉजिट्स भी होते हैं? और द क्रेडिट क्रिएशन इज डन इन सच अ वे दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी मेनी टाइम्स मोर देन द रियल डिपॉजिट्स. इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे सिस्टम को हम डिटेल में आगे चैप्टर में समझेंगे, बट इतना आप ध्यान रखें, दैट इज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ओनली क्रेडिट क्रिएशन वुड हैव बीन मेड पॉसिबल. सेकेंड आता है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो ये तो सभी के लिए है. एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ मनी फैसिलिटेट्स द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स. सिर्फ कंज्यूमर क्यों, मनी प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू एवरीवन. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. With the introduction of money, distribution of national income became much easier than before. Every factor of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, now gets its reward, that is interest, wages, profit, and wages, interest, profit, rent, interest, profit, and wages. These are the rewards in terms of money. तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फैक्टर इनकम उनको मनी फॉर्म में ही मिलती है. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज बियरर ऑफ ऑप्शन. नहीं, लास्ट नहीं है, बियरर ऑफ ऑप्शन. सपोज्ड you have saved money for the purchase of a color TV, but you happen to need money for your brother's sickness. You can without any difficulty change your decision of buying color TV in favor of your brother's treatment. Money thus acts as a bearer of option. जिसके पास में मनी है, जिसकी पॉकेट में मनी है, तो उसी की इच्छा है कि वो उस मनी को किस तरह से यूज करना चाहता है. चाहे उसने सेव किसी भी पर्पज से किया था, लेकिन वो जब चाहे तब अपना यूज चेंज कर सकता है, अपना ऑप्शन, अपना डिसीजन चेंज कर सकता है. कोई बाउंडेशन नहीं है. अगर कोई कमोडिटी स्टोर की होती
तो फिर बाउंडेशन आ जाता। मनी को तो आप जैसे चाहो जहां चाहो खर्च कर सकते हो। अरे यार समझते नहीं ये लोग। फिफ्थ इसमें आपके पास है इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, और लिक्विडिटी का मतलब होता है उसको जब हम कैश फॉर्म में रख सकें। तो ऑब्वियसली मनी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, दैट इज जो कैपिटल है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर जेएम कीन्स is of the opinion that because of its merit of general acceptability, money helps to maintain the liquidity of capital. It means we can use it anytime, anywhere, and for any purpose as a medium of exchange because it has the liquidity attribute. The money has the attribute of liquidity of capital, so it can be used at any place, anytime, anywhere. ठीक है जी। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इस पूरे चैप्टर में सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल और इजी हैं, है ना। ये मनी सप्लाई से यहाँ से जरूर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सिंपल और इजी है। क्रेडिट क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नाउ वन स्मॉल क्वेश्चन, हाउ ट्रांसफर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू is an important function of money. It facilitates movement of capital from one individual to the other. एक के पास से दूसरे के पास में मनी का मूवमेंट जो है उसी को हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर and from one place to other. This quickens the process of investment and growth across all regions of the country. Simply transfer of value means movement of money from one person to another and from one place to another, and this quickens the process of investment and growth across the regions and of the country. तो यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का मैं यहीं पे स्टॉप